हेलो एवरीवन। आज है 14 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे उसमें अर्थक्वेक, एज ऑफ कंसेंट फॉर अडल्सेंट, मनी फॉर टेरर एंड फोर्थ वन इज डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट। इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022, जो कि अभी रिसेंटली में जल शक्ति के द्वारा रिलीज़ की गई है, जो कि किसके अंडर में आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये पूरे 2022 के ईयर की इसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि कितना वाटर रिचार्ज हुआ है ग्राउंड वाटर और कितना हमने उसको यूज़ किया है। द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर, कि 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर पूरे ग्राउंड का वाटर रिचार्ज हुआ है। मतलब जो पानी है ना धरती के नीचे वहाँ पे इकट्ठा हुआ है इतना, और हमने निकाला कितना है वहाँ से 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर, 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर हमने वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो पहले के मुकाबले है ना, अब की बार जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो काफ़ी थोड़ा सा बेहतर निकल के आया है। 2020 के अंदर कितना हुआ था, 236 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि अब की बार बढ़ के कितना हो गया, कितना बढ़ गया, 1.60 बिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ गया, मतलब 437.60। और पिछली बार कितना यूज़ हुआ था 2020 के अंदर 245 बिलियन क्यूबिक मीटर, और अब की बार कितना हुआ है 239.16। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया, करीबन 6 बिलियन क्यूबिक मीटर का। ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक तरह की प्रोसेस है जिसके अंदर जो सरफेस के ऊपर, जो धरती के ऊपर जो पानी है ना वो नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है धरती में, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीप ड्रेनेज या फिर डीप परकोलेशन। 2022 असेसमेंट सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज़ लोएस्ट इन 2004 के अंदर हमने सबसे कम पानी निकाला था, करीबन 231 बिलियन क्यूबिक मीटर। फर्दर आउट ऑफ द 7,089 असेसमेंट यूनिट जहाँ पे ये सब डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा था, उनमें से जो 1,006 यूनिट थी उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया कि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ हुआ है। करीबन 87% जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किस वास्ते, इरिगेशन के लिए। जो खेती के अंदर पानी वानी लगाते हैं ना खेत के अंदर, तो उसके अंदर उसका यूज़ होता है 87%, करीबन 208.49 बिलियन क्यूबिक मीटर। केवल 30.69 बिलियन क्यूबिक मीटर जो वाटर है वो हम घर के और या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ में काम में लेते हैं, जो कि करीबन 13% है टोटल। स्टेट वाइज बात करें तो देखो, जो ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ना कंट्री का, वो निकल गया है 60%। कि भाई पूरी जो इंडिया है, भारत है, भारत के अंदर 437 पॉइंट समथिंग है क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रिस्टोर हुआ है, ठीक है। हमने यूज़ कितना करा, 239, ठीक है ना। और तो ये कितना हो गया, करीबन 60% हमने यूज़ कर लिया। अब बात करते हैं स्टेट वाइज बात करें तो हरियाणा सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। जो इसकी 100% जितना यूज़, मतलब जितना एक्सट्रैक्ट होता है, रिचार्ज होता है, मान लो 100 बिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है, तो हरियाणा कितना यूज़ कर रहा है, करीबन 101, ठीक है। पंजाब भी 101, 102, और राजस्थान भी, मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और जो बात करें कि जो बाकी की स्टेट्स है, लाइक दिल्ली हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरी जैसे कि चंडीगढ़, पौंडीचेरी होगी, ये करीबन 60 से 100% यूज़ कर रहे हैं। और जो बाकी की जितनी भी स्टेट्स रहेगी वो 60% से कम यूज़ कर रहे हैं। स्टेटस क्या है ग्राउंड वाटर का इंडिया के अंदर, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर विद द फोर्थ ऑफ द टोटल ग्लोबल विड्रोवल। कि भाई जितना भी पूरे वर्ल्ड के अंदर पानी निकाला जाता है ग्राउंड से, उसके अंदर हमारा नंबर कौन सा है, चौथा नंबर है, ठीक है। जिसके अंदर इंडिया की जो सिटीज़ हैं वो करीबन पानी यूज़ करती है 48%। इंडिया के अंदर 4,400 टाउन्स और सिटीज़ हैं, जिसके अंदर 400 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि 2050 तक 300 मिलियन और बढ़ जाएंगे उसमें, तो और ज़्यादा पानी यूज़ होगा। इशू की बात करें तो इशू तो सीधी सी बात है कि भाई सीजनल वाटर शॉर्टेज होती है 2050 तक, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। पानी कम होगा तो फूड की सिक्योरिटी ज़्यादा, मतलब फूड भी कम होगा, बिना पानी के तो खेत में उपजाऊ कुछ बनेगा नहीं, ठीक है ना। और फिर कुछ चैलेंजेस है जो कि पानी वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कि अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन,
कि लोग है ना अंधाधुंध पानी निकालते हैं। गांव वगैरह में आपने देखा होगा मोटर वोटर लगा के जो बोरिंग वगैरह करवा रखी होती है वहाँ से धड़ल्ले से पानी निकालते हैं लिमिटलेस। तो यहाँ पे कोई चेक नहीं करने वाला। तो गवर्नमेंट को ऐसा भी कुछ करना चाहिए कि भाई लोग बिना यूज के बेफालतू के ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें। एक्सेसिव इरिगेशन, इरिगेशन के अंदर भी सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। वाटर क्वालिटी डेटा ऑब्टेन किसके द्वारा वाटर की क्वालिटी का डेटा ऑब्टेन किया जाता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने बताया है इनकी रिपोर्ट में क्या निकल के है, जो करीबन 154 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि 21 स्टेट्स के अंदर है, वहाँ का जो पानी है उसके अंदर आर्सेनिक का कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा पाया गया। आर्सेनिक क्या है? हैवी मेटल है। अगर ये पानी के अंदर मिलेगा और हमारी बॉडी में जाएगा तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बीमारियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कैंसर तक हो जाती है। तो इस तरह के कंटेमिनेशन यहाँ पे मिले हैं। और ये आर्सेनिक का कंटेमिनेशन होता क्यों है? आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ अपना पानी किसी भी नदी के अंदर डाल देती हैं। ठीक है, नदी से वो पानी क्या है ना, मिट्टी से होता हुआ ग्राउंड के अंदर चला जाता है। और ग्राउंड से हम है ना अपनी जो हमने बोरिंग करवा रखी है हम वहाँ से पानी खींच लेते हैं और उसी पानी को फिर हम घर के अंदर यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जो मेटल कंपनी से स्टार्ट हुआ था नदी के अंदर, और नदी से गया वो धरती के अंदर, और धरती से गया हमारे सीधे पेट के अंदर। तो ये पूरी साइकिल ऐसे बन गई। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है। जहाँ पे सूखा पड़ेगा वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे गिर जाएगा, और जहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे देखो पहले ही इतना एक्सेसिव पानी आ जाता है, तो जो बचा कुचा पानी होता है जो वाटर बॉडीज़ होती हैं नदियों में या तालाब में, तो बाढ़ से है ना वो पानी भी पोल्यूशन में पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी तरह की बीमारियाँ, जानवर मर जाते हैं फ्लड वगैरह में, वो वहीं पे सड़ते रहते हैं। तो इस वजह से सारा पानी ख़राब हो जाता है। और रहा कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके केमिकल से ख़राब हो जाता है। व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया है? सबसे पहला तो अटल भूजल योजना, जिसके अंदर 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब यहाँ पे पूरा पैसा कौन खर्च करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको असिस्ट किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जाएगा, और इसमें काफ़ी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको भी बताया जाएगा। फिर जल शक्ति अभियान, जिसको 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो 256 वाटर स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पानी की कमी है कंट्री के अंदर, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी को सही करवाया जाएगा। ऐसे ही एक्वीफियर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया। फिर एक अमृत मिशन लाइक अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसके लिए? ये सिटीज़ वगैरह के लिए जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। ये पहले ऐसी सिटी थी, अब इसका ये हाल हो गया। अर्थक्वेक आपने देखा होगा अभी रिसेंटली नोएडा, दिल्ली और बिहार के अंदर काफ़ी झटके देखे गए, हरियाणा के अंदर भी काफ़ी। तो इसमें क्या है, ये व्हाट इज़ द रिसेंटली द पावरफुल ट्रिमर्स वर फेल्ट इन इंडिया आफ्टर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.6 स्टक नेपाल। मतलब इसका सेंटर क्या था? नेपाल था, जहाँ पे 6.6 जो इसकी मैग्नीट्यूड का था ये। ठीक है, मतलब इतने रिएक्टर स्केल पे इसकी क्या रीडिंग आई थी? 6.6। तो उससे क्या है ना काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, कईयों के तो घर भी ख़राब हो गए। ठीक है, टूट गए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस ट्रेमर्स? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे, द ट्रेमर्स आर एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्टिनेंटल कोलिजन ऑफ इंडिया एंड यूरेशिया प्लेट्स। जो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और जो यूरेशियन प्लेट्स हैं, ठीक है, वो आपस में टकरा गई। ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्या है ना, धरती के अंदर जो वाइब्रेशन हुई और उसी से क्या है जो बाकी की जगहों पे उसको फील किया गया, और इसी की वजह से अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो यही एक रीज़न था। और स्पेशली ये हिमालयस के अंदर ज़्यादातर होता है, क्योंकि देखो हमारे हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी कि भाई जो दो प्लेट्स थी ना ये आपस में टकराई, और फिर क्या ये ऊपर की तरफ रेज होना स्टार्ट हो गई, जिससे जो हमारे हिमालयस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। हर साल ये करीबन 40 से 50 मिलीमीटर और एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, और ज़्यादा खिसकते जाएंगे और टकराते जाएंगे और ऊपर की तरफ उठते जाएंगे। ठीक है, और जिससे हिमालयस की जो लेंथ है, जो हाइट है, और इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर ये ऐसे ही टकराते रहे तो आगे इन फ्यूचर और भी अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है, और जो पहले भी आते रहे हैं, 1934 के अंदर आया था बिहार के अंदर 8.1 का।
ठीक है। 1905 के अंदर आया था कांगड़ा वैली के अंदर, जो कि हिमाचल में 7.5 का। फिर 2005 के अंदर आया था कश्मीर के अंदर 7.6 का। व्हाट इज़ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक सीधी सी बात है, सिंपल सा वर्ड है। अर्थ माने धरती और क्वेक माने हिलना, ठीक है। तो धरती का हिलना एक तरह की नेचुरल प्रोसेस है, और मैन मेड भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है कि मैन मेड तो कैसे हो सकती है। कोई बड़ा सा बम लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, धरती के ऊपर डाल दिया, तो उस एरिया के अंदर क्या है ना, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, और उसी को क्या हम बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। और जो भी ये वाइब्रेशंस हैं, ये पूरी ऐसे मान लो, ये दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है, कोई बम वम डाल दिया, तो जो वाइब्रेशन है वो चारों डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ती बढ़ती। जो सबसे पास का एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा फील की जाएगी, और जितना दूर होगा वहाँ पे हल्की होती जाएंगी। और इनको किसके द्वारा, जो ये वाइब्रेशन है, इनको किसके द्वारा मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, सॉरी, सिस्मोग्राफ के द्वारा। और इसको मेज़र कैसे किया जाता है, कौन से स्केल के ऊपर इसको मेज़र किया जाता है, उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल, जिस पे 0 से 10 का नंबरिंग होता है। और जो इंटेंसिटी है इस स्केल की, उसका नेम किसके नाम पे पड़ा था, मेर्केली, जो एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ज़्यादातर आता कहाँ है, पहला तो सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट के अंदर आता है, फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो, ये जो रेड एरिया है ना, ये है अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्या होंगे, जितने भी टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, या फिर शहर वगैरह हैं, या फिर आइलैंड है, तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये रहा इंडिया, तो यहाँ पे जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे देखो, और इधर क्या है, यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा झटके फील किए जाते हैं मिड अटलांटिक रीज के अंदर। और फिर बात करते हैं सिस्मिक हैजार्ड मैप ऑफ इंडिया, तो ये है सिस्मिक हैजार्ड, मतलब अर्थक्वेक को यहाँ पे इंटेंसिटी के हिसाब से कितनी जोर के झटके आ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से करीबन इनको 4 जोन के अंदर डिवाइड किया गया, जोन 2, 3, 4, 5, जोन 1 कोई नहीं होता, ठीक है। तो जोन 2 के अंदर जो कि इतने ज़्यादा लो रिस्क वाले एरिया हैं, फिर जो येलो कलर है वो जोन 3 जो कि मॉडरेट है, फिर आगे थोड़े से ऑरेंज जो कि खतरनाक, जो खतरे वाली लाइन में आ गए, ठीक है, और फिर जो आगे रेड, रेड आगे सबसे खतरनाक। करीबन इंडिया का जो 59% एरिया है वो भूकंप वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये जो जितने भी जोन मैंने आपको बताए यहाँ पे देख लेना। अब बात करते हैं एज ऑफ कंसेंट फॉर अडल्सेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर जो कंसेंट की एज है उसका ये ग्राफ है, सॉरी ये मैप है, तो ये एक बार देख लेना अगर आपको देखना है तो। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट वाइल डिसमिसिंग अ केस फाइल अंडर पोस्को एक्ट, पोस्को एक्ट के अंदर इन्होंने एक केस को डिसमिस कर दिया जिसके अंदर किसी के ऊपर शायद झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा। तो वहाँ पे कोर्ट ने एक चीज़ और भी गई कि भाई जो लड़की का कंसेंट है वो उसकी उम्र क्या है, 16 साल है, ठीक है, जो कि 18 साल से कम है। और 18 साल से कम मतलब अगर वहाँ पे लड़की का कंसेंट नहीं चलता, ठीक है। अगर 18 साल से कम की बच्ची होगी, कोई भी लड़की होगी, तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी, उसके पेरेंट्स की चलेगी, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोस्को एक्ट क्या है ना, उस टाइम पे जो बच्चों का जो मानसिक है, आई मीन मेंटलिटी है, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो खुद से ऐसे फैसले अपने बारे में ले सके। और यहाँ पे डिफरेंट जो सेक्सुअल एब्यूज़ के डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको डिफ़ाइन किया गया, लाइक सेक्सुअल एब्यूज़ जिसके अंदर पेनिट्रेटिव हो, या फिर नॉन पेनिट्रेटिव असोल्ट हो, ठीक है, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो, या पोर्नोग्राफी का इशू हो कोई। इट डीम्स अ सेक्सुअल असोल्ट टू बी aggraved under certain circumstances such as when the abused child is mentally ill, कि भाई जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है अगर वो मेंटली इल है, तो देखो जो दिमाग से थोड़े से बच्चे कमज़ोर होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही पागल होते, वो भी किसी पे भरोसा करते हैं, लाइक फैमिली पर्सन हो गया, फैमिली मेम्बर, पुलिस वाला, टीचर या डॉक्टर। अगर इनमें से कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो सीधी सी बात है उस बच्चे के साथ भी सेक्सुअल असोल्ट हुआ है ना। The act stipulated that a case of sexual child abuse must be disposed within 1 year from the date of offence is reported। यहाँ पे क्या बात की गई है कि
जो सेक्सुअल अब्यूज़ के जितने भी केसेस हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, तो वो जिस दिन रजिस्ट्रेशन और जिस दिन उनकी एफआईआर कटी है उसके बाद से 1 साल के अंदर अंदर उनका क्या है ना फाइनल डिसीजन जजमेंट आ जानी चाहिए। 2019 के अंदर इसको अमेंड किया गया था। यहाँ पे फिर क्या है ना ऐड कर दिया गया था, डेथ पेनल्टी को भी ऐड कर दिया गया था अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। और यहाँ पे मिसयूज़ भी होता है लॉ का। कई बच्चे क्या है ना, कई पेरेंट्स दूसरे लोगों के ऊपर ऐसे झूठे नाम लगवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की। 2 कपल है, मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों आपस में पसंद करते हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे लड़की के घर वाले नहीं मान रहे होंगे, और लड़की की एज क्या है, 18 से कम है। तो सीधी सी बात है, तो वहाँ पे चलेगी किसकी, पेरेंट्स की। पेरेंट्स ने आके थाने में लड़के के खिलाफ एबडक्शन का, ठीक है, किडनैपिंग का और सेक्सुअल असॉल्ट का केस डाल दिया। तो क्या है ना, उसके ऊपर रेप का केस लग गया डायरेक्ट, तो वो जाएगा अंदर अकॉर्डिंग टू पोस्को एक्ट ऑफ 2006। तो उसको काफ़ी लंबी सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से क्या है ना, इनका मिसयूज़ भी होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि भाई इसको भी सुधारने की ज़रूरत है। बर्डन ऑन कोर्ट्स के अंदर ऐसे काफ़ी ऐसे केसेज आते हैं, तो उस वजह से कोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर हो रहा है। तो इस वजह से क्या है ना, एज ऑफ कंसेंट कितनी कर देनी चाहिए, कोर्ट का क्या मानना है, 16 ईयर्स। अब बात करते हैं नो टेरर फंडिंग जो होती है, मतलब जो फाइनेंसिंग होती है, टेररिस्ट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, उसको कैसे रोका जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग इंडिया के अंदर नवंबर 18 से 19 में मीटिंग होस्ट होनी है। और किसके द्वारा होस्ट करी जाएगी ये कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और इसको अटेंड कौन करेगा, यूनियन होम मिनिस्टर। द कॉन्फ्रेंस एम्स टू प्रोग्रेस द डिस्कशन ऑन द combating terrorist financing held by the international communities in the previous 2 conference in पेरिस और मेलबर्न। पेरिस और मेलबर्न के अंदर भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो सारी मिली थी और उन्होंने इस पे चर्चा की थी। पेरिस के अंदर भी 2018 में और मेलबर्न के अंदर 2019 के अंदर, ठीक है। और ये फर्दर डिस्कशन अब हमारी कंट्री के अंदर होगी। इसके अंदर 75 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और हिस्सा लेंगे, और 2 दिन तक चलेगी, 18 से 19। और इसको ऑर्गेनाइज़ कौन करेगी, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी, और प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इशू हो, कोई भी मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और इस क्लास की PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।